गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस बायोलॉजी एमसीक्यू क्लास 6 करने जा रहे हैं। क्लास 5 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी एनसीईआरटी साइंस होता है। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 6, लेसन 6, मानव जंतु कारिकी एवं जनन। मानव/जंतु कारिकी एवं जनन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? तो ए असंगत है, बाकी बी सी डी ये तीनों सही है। दूध केला फास्फोरस का स्रोत है। लोह है सो पालक सेब का स्रोत है। कैल्शियम है सो दूध अंडे का स्रोत है। चलिए व्याख्या देखते हैं। क्योंकि दिए गए युग्म में से युग्म ए असंगत है क्योंकि मछली एवं नमक विटामिन डी का स्रोत नहीं है। मछली के यकृत के तेल विटामिन ए एवं डी का अच्छा स्रोत होता है और नमक NaCl सोडियम क्लोरीन एवं आयोडीन जैसे खनिज लवणों का स्रोत होता है। दूध एवं केला फास्फोरस के स्रोत होते हैं जो ATP DNA एवं कोशिका झिल्ली निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। पालक एवं सेब लोह के प्रमुख स्रोत होते हैं जो हीमोग्लोबिन एवं साइटोक्रोम जैसे वर्णकों के मुख्य घटक है। दूध एवं अंडे कैल्शियम के स्रोत होते हैं जो दांतों एवं अस्थियों के विकास में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो दूसरा का ए असत्य है, मतलब 2 गलत है, ए 1 सही है। पोषण के लिए प्रयुक्त भोजन के स्रोत के आधार पर जंतु सर्वभक्षी शाकाहारी या मांसाहारी होते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में से 2 असत्य है क्योंकि मधुमक्खी शहद मतलब भोजन निर्माण हेतु पादप उत्पाद मकर कंद का उपयोग करते हैं, अतः यह शाकाहारी जंतु। किंतु मशरूम एक मृत्युपुज जीवी कवक है जो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का पाचन कर पोषण कर प्राप्त करते हैं। कथन 1 सत्य है। पोषण के लिए प्रयुक्त भोजन के स्रोत के आधार पर जंतु शाकाहारी पादप उत्पाद खाने वाले, मांसाहारी अंडे मांस मछली जैसे जंतु उत्पाद खाने वाले एवं सर्वाहारी जंतु एवं पादप उत्पाद खाने वाले होते हैं। रुधिरहारी जीव जैसे जूं मच्छर जोंक आदि परजीवी जंतुओं के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भोजन के घटकों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन असत्य है? तो आपका तीसरा का बी असत्य है, मतलब दूसरा असत्य है और 1, 3, 4 सही है। गेहूं चावल बाजरा आलू आदि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। खाद्य तेल एवं मक्खन वसा के प्रमुख स्रोत होते हैं। प्राय सभी प्रकार की सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवण प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 4, भोजन में विटामिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपका चौथा का डी हो जाएगा, ये तीनों सही है। सूर्य के प्रकाश में त्वचा द्वारा संश्लेषित विटामिन डी अस्थियों एवं दांतों के विकास हेतु आवश्यक होता है। दूसरा, खट्टे फल जैसे नींबू टमाटर संतरा आदि विटामिन सी के स्रोत होते हैं। विटामिन ई डी ए के शरीर में संचित होते हैं किंतु विटामिन बी एवं सी नहीं। चलिए इसकी व्याख्या देते हैं। भोजन में विटामिन के संदर्भ में दिए गए कथन सही है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में त्वचा द्वारा स्वतः ही संश्लेषित होता है। यह विटामिन आंतों में फास्फोरस एवं कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाकर इन्हें अस्थियों और दांतों में निक्षेपित करता है। खट्टे फल जैसे नींबू टमाटर संतरा आदि विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल के स्रोत होते हैं। यह विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन ए डी ई एवं के वसा में घुलनशील होने के कारण शरीर में वसीय उत्तकों से में वंचित हो जाते हैं, जबकि विटामिन बी एवं जल में घुलनशील होने के कारण मूत्र के साथ शरीर से निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो 5वां के बी त्वचा में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? 45 ग्राम। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे वर्ग प्रोटीन मात्रा
शिशु को 10 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की जरूरत होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 19 से 34 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होता है। किशोर बालक के लिए 52 ग्राम, किशोर बालिका के लिए 46 ग्राम, सामान्य वयस्क पुरुष के लिए 56 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित युग्मों पर विचार के जो उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 7वां का बी, मतलब तीसरा आपका सही नहीं है और 1-2 सही है। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेटस, विटामिन ई होता है वर्णाधारता के लिए। चलिए तो व्याख्या देखते हैं। युग्म में 30 सही सम्मिलित नहीं है क्योंकि विटामिन ई की कमी जनन क्षमता को कम कर बंध्यता को बढ़ावा देती है, जबकि रात्रि अंधता कम रोशनी में दिखाई नहीं देता का कारण विटामिन ए की कमी होती है। मतलब जो रोतौंधी होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। जो नेत्र में रोडोपिक्सन वर्णक के संश्लेषण हेतु आवश्यक होता है। युग्म 1 और 2 सही सम्मिलित है क्योंकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें त्वचा शुष्क हो जाती है एवं झुर्रियां पड़ जाती है, मसूड़ों में खून आता है एवं रोग प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है। इस रोग में अस्थियों में सी, कैल्शियम एवं फास्फोरस का निक्षेपण कम होने पर अस्थियां कमजोर एवं विकृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका 8 का ए सही नहीं है, बाकी बी, सी, डी ये तीनों सही है। विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। सी देखिए, जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। विटामिन बी और थायमिन के अभाव में हृदयघात हो जाता है। व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में ए सही नहीं क्योंकि दूध में विटामिन B2 एवं B3 अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण त्वचा शुष्क एवं सल्की हो जाती है। जोड़ों में दर्द होना स्कर्वी रोग का लक्षण है जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 थायमिन की कमी बेरी रोग एवं हृदयघात का कारण हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव में दंत विन्यास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 9वां का आपका सी केवल एक असत्य है, 2-3 सत्य है। कृतंक भोजन को काटते हैं जबकि रदनक भोजन को चीरते फाड़ते हैं। वयस्कों में कृतंक की संख्या 8 होती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। मानव में दंत विन्यास के संदर्भ में एक कथन असत्य है क्योंकि मानव में द्विबार दंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं, अर्थात ये जीवन में 2 बार आते हैं। प्रथम बार छोटे बच्चे में अस्थायी दूध के दांत जो कि संख्या में 20 होते हैं तथा द्वितीय बार वयस्कों में अस्थायी दांत जो संख्या में 32 होते हैं। 2 और 3 सत्य है। कृतंक भोजन को काटने वाले चौड़े एवं आगे के दांत होते हैं, जबकि रदनक भोजन को चीरने फाड़ने वाले नुकीले अग्र पार्श्व दांत होते हैं। वयस्कों में कृतंक की संख्या 8 होती है जबकि रदनक की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 10, जिह्वा के संदर्भ में असंगत युग्म का चयन कीजिए। जिह्वा मतलब जीव का। 10वां का सी ये गलत है, बाकी ए, बी, डी सही है। अग्र क्षेत्र मीठा स्वाद के लिए होता है। पहला जो आगे का भाग होता है मीठा के लिए होता है। पार्श्व क्षेत्र मतलब पीछे का भाग खट्टा स्वाद के लिए होता है। पश्च क्षेत्र मतलब बीच का जो क्षेत्र होता है कड़वा स्वाद के लिए होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिह्वा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पेपीला या अंकुरक पाए जाते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं, टेस्ट बंड्स। ये स्वाद कलिकाएं जिह्वा के अग्र भाग में मीठा, पार्श्व भाग में खट्टा, अग्र पार्श्व भाग में नमकीन तथा पश्च भाग में कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाते हैं। जिह्वा भोजन का स्वाद ज्ञात करने के अतिरिक्त लार को मिलाने, भोजन को निगलने तथा बोलने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव पाचन तंत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 11 के 3 1 और 3 असत्य है और बाकी दूसरा सही है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है जहां भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। तो ये व्याख्या देखते हैं। मानव पाचन के संदर्भ में 1 और 3 असत्य है। भोजन का पाचन अमाशय से नहीं बल्कि सर्वप्रथम मुख गुहा में ही लार में उपस्थित एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में प्रारंभ हो जाता है।
यह एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। अमाशय जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है जहां अम्लीय माध्यम से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। मानव में बड़ी आंत में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। यहाँ केवल जल एवं पचे हुए शेष भोजन का अवशोषण होता है। घोड़ा, गाय, हिरन जैसे शाकाहारी जंतुओं में भोजन में उपस्थित सेलुलोज के पाचन के लिए बड़ी आंत की सीकम में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। कथन 2 सत्य है क्योंकि छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा लगभग 7.5 मीटर का भाग होती है जहां भोजन का सर्वाधिक एवं पूर्ण पाचन तथा पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन नहीं है, बाकी ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये तीनों है, गैस्ट्रिन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 13 का ए सत्य है, बाकी दूसरा गलत है। HCl की उपस्थिति की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन हार्मोन उत्पन्न होता है। चलिए एक व्याख्या देखते हैं। HCl युक्त अम्लीय एवं आंशिक पचित भोजन कायम के छोटी आंत की ग्रहणी में प्रवेश करने पर ग्रहणी की भित्ति से सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है जो अग्नाशय को क्षारीय अग्नाशय रस बाइकार्बोनेट प्लस जल के स्रावन के लिए प्रेरित करता है। कथन 2 गलत है क्योंकि एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन का स्रावन छोटी आंत से होता है। एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन अमाशय में जठर रस के स्रावन को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न कथन ए और आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 14 का डी होगा, ए गलत है किंतु आर सही है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांश में छोड़ा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देते हैं। हमारे आहार में उपस्थित प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन अमाशय के अम्लीय माध्यम से पेप्सिन एवं रेनिन द्वारा होता है। तत्पश्चात प्रोटीन का पूर्णतः पाचन छोटी और आंत में स्रावित अग्नाशय एंजाइम ट्रिप्सिन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। 15 का डी हो जाएगा पाचक रस या एंजाइम या कार्य। जैसे HCl का कार्य क्या है? एंजाइम का सक्रियण करना। पीत रस का कार्य क्या है? वसा का इमल्सीकरण करना। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? प्रोटीन का पाचन करना। लाइपेज का कारण है आपका वसा का पाचन करना। एमाइलेज का कारण है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथन ए व आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 16 का बी होगा। चलिए कथन देखते हैं। ए, आहार नाल में पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत के रंसाकुरों द्वारा अवशोषित होकर रुधिर एवं लसिका वाहिनियों में चला जाता है। कारण बी, यकृत में अतिरिक्त ग्लूकोज के स्वांगीकरण द्वारा ग्लाइकोजन एवं वसा का निर्माण होता है। ये गलत, सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए देखते हैं व्याख्या। आहार नाल में पचा भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में रंसाकुरों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये रंसाकुर अंगुली नुमा सूक्ष्म प्रवर्धक होते हैं जो छोटी आंत की अवशोषण सतह का क्षेत्रफल कई गुना तक बढ़ा देते हैं। प्रत्येक रंसाकुर के भीतर रुधिर एवं लसिका कोशिकाएं पाई जाती है जो क्रमशः वसा के अतिरिक्त सभी पोषक तत्वों तथा वसा को अवशोषित कर परिवहन करती है। यकृत में छोटी आंत से अवशोषित अतिरिक्त ग्लूकोज के संचय द्वारा ग्लाइकोजन एवं वसा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जंतुओं में श्वसन अंगों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका डी सुमेलित नहीं है। 17 का डी सुमेलित नहीं है। ए बी सी सही है। कॉकरोच स्वादरंध्र, केंचुआ त्वचा के लिए, मछली गिल्स के लिए। चलिए व्याख्या देते हैं। जो जंतुओं में श्वसन अंगों के संदर्भ में डी सुमेलित नहीं है
क्योंकि डॉल्फिन श्वसन के लिए त्वचा एवं क्लोम का प्रयोग नहीं करती। यह एक प्रकार स्तनी जंतु है जो श्वास लेने हेतु जल की सतह के ऊपर आकर फेफड़ों द्वारा गैसों CO2 एवं ऑक्सीजन का विनिमय करती है। मछली में गिल्स या क्लोम द्वारा, कॉकरोच में श्वास छिद्रों या रंध्रों द्वारा एवं केंचुए में त्वचा द्वारा गैसों का विनिमय होता है। क्वेश्चन नंबर 18, जीवों में श्वास लेने एवं छोड़ने के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो 18 का बी, एक सही है, नहीं है, 2 3 सही है। एक वयस्क व्यक्ति 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है। मानव में उच्च वसित वायु में 16.4% ऑक्सीजन एवं 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। जीवों में श्वास लेने और छोड़ने के संदर्भ में कथन एक सत्य है, क्योंकि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता वायुमंडलीय ऑक्सीजन की तुलना में 1/4 ही होती है। अतः अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जलीय जीवों जैसे मछलियों में प्रति मिनट श्वास की दर स्थलीय जीवों से अधिक होती है। कथन 2 और 3 सत्य है। वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। मानव में अंतःश्वसित वायु में 21% ऑक्सीजन एवं 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जबकि उच्च वसित वायु में 16.4% ऑक्सीजन और एवं 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव श्वसन तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 19 का डी असत्य है, मतलब तीसरा गलत है, आपका पहला दूसरा सही है। श्वास नाल गले में ग्रास नाल से एपिग्लोटिक्स द्वारा पृथक रहती है एवं यह हाइलिन उपस्थिति के छल्लों युक्त होती है। फेफड़ों में उपस्थित गुब्बारे नुमा वायु कोश गैसीय विनिमय के प्रमुख स्थल होते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। मानव श्वसन तंत्र के संदर्भ में दिए गए कथनों में 3 असत्य, क्योंकि फेफड़ों के फैलने और सिकुड़ने के कारण बछिया गुहा में उपस्थित आंतरिक अंतरापर्शक पेशियां में संकुचन के कारण डायफ्राम एवं पसलियों में गति होती है, जो फेफड़ों के आयतन में परिवर्तन लाती है। परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, किसी सामान्य व्यक्ति में रुधिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? तो 20 का आपका डी सही है। रुधिर में WBC की तुलना में प्लेटलेट्स अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर पर चोट लगने पर बहता हुआ रुधिर कुछ देर में रुक जाता है। ऐसा रुधिर के थक्के बनने के कारण होता है। इसके लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? प्लेटलेट्स। 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर में पाई जाने वाली रुधिर वाहिकाओं के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो 22 का सी असत्य है, मतलब पहला गलत है और दूसरा तीसरा सही है। धमनी की भित्ति मोटी होती है एवं यह सदैव रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। उत्तक स्तर पर एक स्तरीय भित्ति की बनी पतली कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि धमनी के निरंतर विभक्त होने के कारण निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव हृदय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका 23 का असत्य है, मतलब पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। इस मानव हृदय के बारे में, इसके स्पंदनों का आरंभन एवं नियमन शीरा अलिंद संधि द्वारा किया जाता है।
हृदय में अलिंद की तुलना में नीले की भित्ति मोटी होती है तथा इनमें उपस्थित बल्ब रुधिर के विपरीत प्रभाव को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी सही नहीं है, तीसरा गलत है, आपका पहला दूसरा सही है। हृदय में अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद में आता है, जहां से यह दाएं नीले में होता है तथा फेफड़ों तक जाता है। दूसरा, हृदय में शुद्ध रुधिर फेफड़ों से बाएं अलिंद और बाएं नीले से होता है, वह महाधमनी तक प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 25, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक रुधिर आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो ORH माइनस। क्वेश्चन नंबर 26, आपका 25 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26, मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में असत्य कथन पहचान कीजिए। तो 26 का ए, मतलब दूसरा गलत है और पहला तीसरा सही है। वयस्क मानव की स्पंदन दर 72 से 80 प्रति मिनट होती है, जिसे स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। रुधिर दाब को स्फेगोमीटर द्वारा मापा जाता है। रुधिर दाब को स्फेगोमीटर द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, का सी होगा। मोर जंतु उत्सर्जी उत्पाद है। मोर यूरिक अम्ल उत्पाद करता है, मानव यूरिया, शार्क अमोनिया। चलिए व्याख्या देखते हैं। मोर पक्षी यूरिक अम्ल के रूप में अर्ध ठोस नाइट्रोजनी वर्ज्य वेस्ट का उत्सर्जन करता है। जैसे ऐसे जंतुओं को यूरिक कोटेलिक कहते हैं। मानव स्तनी यूरिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। इसे उत्सर्जित करने वाले जंतुओं के यकृत में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप यूरिया बनती है। यूरिया उत्सर्जित करने वाले जंतुओं को यूरियोटेलिक कहते हैं। शार्क मछली जलीय जीव होने के कारण अमोनिया को सीधे ही जल में विस्तृत मुक्त कर देते हैं। ऐसे जंतुओं को अमोनोटेलिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उत्सर्जी अंग उदाहरण। तो आपका 28 का डी आंसर हो जाएगा। मेल पीघी नलिकाएं कॉकरोच से संबंधित उदाहरण है। हरित ग्रंथि प्रोन से उदाहरण है। वृक मतलब जोंक का उदाहरण है। ज्वाला कोशिकाएं फीता कृमि का उदाहरण है। चलिए व्याख्या देखते हैं। मेल पीघी नलिकाएं कॉकरोच कीट के उत्सर्जी अंग है। ये कीटों के शरीर में उधर गुहा में स्थित होता है। हरित ग्रंथि प्रोन क्रस्टेशियन के उत्सर्जी अंग है। ये प्रोन में दूसरे एंटीना के भीतर स्थित होते हैं। ब्रिक जोंग एनिलिड के उत्सर्जी अंग है। ये कशेरुकी गुर्दे के समान कार्य करते हैं। ज्वाला कोशिकाएं फीताकृमि प्लेटी हेल्मिन्थीज के उत्सर्जी अंग है। यह एक खोखले कप के आकार का होता है, जिसमें सीलिया का एक गुच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो 29 का बी यूरिया। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य? यूरिया। क्वेश्चन नंबर 30, मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में असत्य कथनों की पहचान कीजिए। 30 का बी, तीसरा गलत है और पहला दूसरा सही है। वृक्क मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं, जो रुधिर के पीएच का नियमन, प्रासरण, संतुलन एवं यूरिया के निष्कासन का कार्य करते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, जो बोमेन, संपुट एवं वृक्क नलिका की बनी होती है।
क्वेश्चन नंबर 31, डायलिसिस मशीन का कार्य शरीर के किस अंग के समान होता है? वृक्क के समान। क्वेश्चन नंबर 32, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये केवल एक असत्य है, आपका 32 का ए हो जाएगा और दूसरा सही है। बोमेन संपुट से निस्यंदित द्रव्य लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है, जहां वृक्कीय शिरा में रुधिर वापस भेजा जाता है। बोमेन संपुट से निस्यंदित द्रव्य लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रुधिर वापस भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की। 33 का ए। चलिए कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। उपयुक्त खनिज में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आपका डी, 34 का डी, तीनों की आवश्यकता होती है, कैल्शियम, लोह और सोडियम। क्वेश्चन नंबर 35, मानव कंकाल तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका 3, 35 का सी, ये असत्य है, दूसरा, और बाकी पहला और तीसरा सही है। मानव में 80 अक्षीय पेशियां अस्थियां जबकि शेष उपांगीय अस्थियां होती है। वयस्क के कशेरुकी दंड में 26 अस्थियां होती है, जबकि छोटे बच्चों में ये संख्या 33 होती है। मानव कंकाल तंत्र के संदर्भ में 2 कथन असत्य है, क्योंकि मानव में मेलियस, इंकस और स्टेपिस 3 कण की अस्थियां होती है, जो श्रवण हेतु महत्वपूर्ण होती है, जबकि मेडिबल निचले जबड़े की अस्थि होती है, जो मुख में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव कंकाल तंत्र के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो 36 का बी, दूसरा गलत है और पहला और तीसरा सही है। कंकाल तंत्र में गति का कारण पेशियों का शिथिल एवं संकुचित होना है। कार्पल एवं मेटाकार्पल अस्थियां हाथ की कलाई एवं हथेली में पाई जाती है, जबकि टार्सल एवं मेटा टार्सल क्रमशः टखने और तलवे की अस्थियां होती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न युग्मों में से सुमिलित युग्म कौन सा है? तो आपका 37 का ए, ये सुमिलित है, टिबिया पैर की अस्थि। व्याख्या देखते हैं। दिए गए युग्म में से ए सुमिलित है, टिबिया एवं फिबुला पैर की अस्थियां होती है। इलियम, प्यूबिस एवं इसिचियम कूल्हे या श्रोणी मेखला की अस्थियां हैं। होमरस बाहें भुजा की अस्थि है, जबकि रेडियस एवं अल्ना हाथ की अस्थियां। क्लेविकल कॉलर बोन एवं स्केपुला कंधे या अंश मेखला की अस्थियां, जबकि टार्सल टखनी की अस्थियां। क्लेविकल कॉलर बोन एवं स्केपुला कंधे या अंश मेखला की अस्थियां, जबकि टार्सल टखने की अस्थियां। क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करें। तो आपका 38 का डी हो जाएगा। अस्थि और नाम, उरो स्थित अस्टर्नम। जत्रुक अस्थि का उसका नाम है क्लेविकल। जानु फलक का है पटेला नाम। स्कंद फलक का नाम है स्केपुला। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 में दिए गए संधियों के प्रकारों को सूची 2 में दिए गए उनके उदाहरणों से सुमेलित कीजिए। 39 का सी हो जाएगा आंसर। संधियां उदाहरण, कंदुक खलिका संधि कंधे की संधि से है। कब्जा संधि घुटने की संधि से है। धुराग्र संधि कलाई की संधि से है। विसर्वी संधि गर्दन की संधि से है। क्वेश्चन नंबर 40, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में आवेग संचरण विद्युत रासायनिक परिवर्तनों द्वारा होता है। इनमें से कौन सा भाग आवेगों को ग्रहण करता है?
तो 40 का है डेंड्राइट। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। अब 41 का डी आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का भाग और कार्य। प्रमस्तिष्क स्मृति और तर्क का केंद्र, हाइपोथैलेमस ताप नियामक केंद्र, मेडुला ओब्लांगेटा श्वसन हृदय स्पंदन की दर का नियमन, अनुमस्तिष्क पेशीय संतुलन। क्वेश्चन नंबर 42, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलना और उल्टी का नियमन केंद्र है? मेडुला ओब्लांगेटा। 42 का सी। क्वेश्चन नंबर 43, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो 43 का है भोजन को देखकर लार का श्रावण। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए, नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन है, मानव में मेरुरज्जु से 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती है, जबकि कपाल से 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं निकलती है। ये सही है। 44 का सी ए सही है, किंतु आर गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी भागों से जोड़ने वाली धागे नुमा तंत्रिका परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। प्रत्येक तंत्रिका अनेक तंत्रिका तंतुओं का गुच्छा होती है। अधिकांश तंत्रिका तंतु ऐच्छिक प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं। ये तंत्रिकाएं दो प्रकार अर्थात मस्तिष्क से संबंधित कपालीय तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से संबंधित मेरु अथवा सुषुम्नीय तंत्रिकाएं होती है। मानव में कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी तथा सुषुम्नीय तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती है। इसमें से कुछ तंत्रिकाएं संवेदी, कुछ चालक तथा कुछ मिश्रित स्वभाव की होती है। क्वेश्चन नंबर 45, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को। 45 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और दिए गए कूट की प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो 46 का आपका बी हो जाएगा। जैव अणु और उदाहरण। विटामिन के उदाहरण है कैरोटीन, एंजाइम के उदाहरण है पेप्सिन, हार्मोन के उदाहरण है टेस्टोस्टेरोन, प्रोटीन का केराटिन। क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका इस 47 का सी हो जाएगा। अंतस्रावी ग्रंथियां स्रावित हार्मोन। जैसे जनन अंतस्रावी ग्रंथियां के स्रावित हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरोन। पीयूष ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि के हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय क्या है? इंसुलिन। अर्धिवृक्क की है कोर्टिसोल। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न कथन ए व आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 48 का सी हो जाएगा। आपका ए सही है किंतु आर गलत है। ए में उदक में डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा मोचित वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन नेफ्रॉन में जल का पुनरावशोषण बढ़ाकर मूत्र को स्रावित कर देता है। एडीएच की कमी होने से मूत्र पतला हो जाता है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मूत्रलता कहते हैं। इस कारण एक दिन में 1.5 लीटर के बजाय मूत्र की मात्रा बढ़कर 2 लीटर प्रतिदिन हो जाती है। शरीर में निर्जलीकरण होने लगता है, जिससे व्यक्ति को प्यास अधिक लगती है। उदक में कहते हैं। एडीएच हार्मोन की कमी से रुधिर अधिक गाढ़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न कथन ए व आर को पढ़िए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो आपका 49 का बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन ए देखते हैं, मेढक में कायांतरण हेतु आयोडीन आवश्यक होती है। आयरन। मेढक में जल में वायु निषेचन पाया जाता है। व्याख्या देखते हैं, मेढक में कायांतरण टेंडपोल लार्वा का वयस्क में परिवर्तन जल में आयोडीन की उपस्थिति होने पर ही संभव होता है, क्योंकि यह कायांतरण हेतु आवश्यक थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन हेतु आवश्यक होता है। मेढक में जल में मादा मेढक के शरीर के बाह्य शुक्राणु एवं अंडाणु के मध्य बाह्य निषेचन होता है।
क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रुधिर कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो 50 का सी होगा परावर्त पैराथायरॉयड हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 11, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों के कारण अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतस्रावित ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो आपका 51 का डी परावर्त। क्वेश्चन नंबर 52, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। हार्मोन मंद, आपका होगा 52 का सी आंसर। एड्रिनल क्रोध भय खतरे को दर्शाता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों से रिलेटेड है। चौथा, इंसुलिन ग्लूकोज का प्रयोग करता है। फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। चलिए व्याख्या देखते हैं। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित एड्रीनेलिन या आपातकालीन हार्मोन का स्रावन क्रोध भय एवं डर जैसी स्थितियों में अधिक होता है। एस्ट्रोजन मादा स्त्री लैंगिक हार्मोन है जो अंडाशय से स्रावित होता है एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, जननांगों के विकास आदि को नियंत्रित करता है। इंसुलिन अग्नाशय की लैंगरहस्य दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन है जो ग्लूकोज के उपापचय से संबंधित है। यह ग्लाइकोजेनेसिस द्वारा रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम करता है। फेरोमोन कीटो जैसे जंतुओं के बहिस्रावी ग्रंथि से मुक्त वाष्पीय रसायन होते हैं जो वायु में फैलकर गंध के द्वारा नर या मादा साथी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो 53 का BNF। क्वेश्चन नंबर 54, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो 54 का आपका ए आंसर हो जाएगा। टाइलिन हार्मोन इसके कार्य हैं स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन हार्मोन प्रोटीन को पचाता है। रेनिन हार्मोन रुधिर में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन चिकनी पेशियों में सुक्रेन प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 55, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी नली में। 55 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो आपका 56 के उल्ब एमिन योन। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा विकल्प अंतःपात्री निषेचन से संबंधित है? तब परख नली शिशु से। 57 का बी आंसर होगा। अंतःपात्री निषेचन प्रखनली शिशु से संबंधित है। अतः पात्री निषेचन तकनीक उन स्त्रियों के लिए सहायक है जिनमें प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण नहीं होता। इसमें उसी स्त्री या दाता स्त्री से अंडाणु को बाहर निकालकर पति या दाता पुरुष के शुक्राणु से प्रयोगशाला में निषेचन करवाया जाता है। इसे निषेचित अंडे की 8-32 कोशिकीय अवस्था में इसे माता की अंडवाहिनी या गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। गर्भावधि पूर्ण होने पर माता सामान्य शिशु को जन्म देती है। तो दोस्तों क्लास 7 कल क्लास करते हैं। तो थैंक यू। और कमेंट करिए कि वीडियो में कुछ अगर कोई दिक्कत हो तो उसे सुधारने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।